You can see Narendra Modi, who is in Jati Umrah at the moment, being greeted by guests out there. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसने सोचा था कि एकाएक मेहरुनिसा की मेहंदी पर विदेश से, पड़ोस से, दिल्ली से एक मेहमान आएगा। काबुल में थे, सुबह चर्चा हुई, नवाज शरीफ ने कहा कि आइए लंच करके जाइए, क्रिसमस का दिन है। तो यहाँ रायविंड पैलेस में कभी आपने देखा है शीलकांत जी? आपने तो पूरा अपना करियर राजनीति में बिताया। जाती उम्रा की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। भारत सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो एटमॉस्फेरिक्स बन रही हैं और जिसकी खबरें आ रही हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो वाकई अनप्रेसिडेंटेड है। हमने इसके पहले नहीं देखा ये सब। हालांकि ये बात और भी सही है कि पाकिस्तान भारत दोनों जब वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं तो बहुत खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ये 35 खानसामे लगे हुए हैं खाना तैयार करने में, तो खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए कितना आलीशान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये पारिवारिक घर है, ये उनका सरकारी घर नहीं है। आप देखिए रायविंड पैलेस की ये तस्वीरें इस वक्त आज तक पर, और कितना आलीशान इनका ये घर है जनरल महमूद। बहुत उनके परिवार की वेल्थ और उनकी दौलत का एक नमूना है। मुझे याद आता है एक शेर जो माले में जब आई.के. गुजराल की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, जब गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने शायर अली सरदार जाफरी का एक शेर उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। बीजेपी हमला करती थी आई.के. गुजराल पर, बीजेपी हमला करती थी मनमोहन सिंह पर। आज वही शेर फिट बैठ रहा है, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। पूरा एक यूटर्न है पाकिस्तान नीति को लेकर, नहीं कैंडिडेट मोदी और पीएम मोदी में शीलकांत जी। नहीं, वो उसके आगे बहुत कुछ आगे, मतलब इन 20-25 सालों में काफ़ी बदल भी गया है। उस समय बीजेपी पावर में नहीं थी। हम लोगों ने वी हैव नॉट बिकम न्यूक्लियर पावर्स। वो फिर उसके बाद जब गुजराल साहब के बाद फिर वाजपेयी जी आए तो फिर न्यूक्लियर टेस्ट हुए, दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए। तो हालात बहुत फर्क। देश को, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को, अपने अधिकारियों को आश्चर्यचकित करने की क्षमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में खूब है। किसने सोचा था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर में जाके आज इतनी लंबी इनकी बातचीत होने वाली है, मुलाकात। पर नवाज शरीफ को भी आपको इसके लिए उनको तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ये सब किया है। और मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी फौज का सपोर्ट है, क्योंकि इतना सब आयोजन एकदम से नहीं हो सकता। ये तो आगे देखना पड़ेगा कि उनकी बहुत मर्तबा पहले ऐसी बातें हो चुकी हैं कि फौज का सपोर्ट है, वो तो आगे देखा जाएगा कि होता है या नहीं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इस वक्त क्या कह रहे हैं। And if we are just going with our own way, and we had already made this clear that Kashmir will be not ruled out or not, you can say, taken off the table, then certainly this initiative will have some kind of a conclusions. In the context of India and Pakistan, we have seen that many times we have initiated, we went through a long process, but when we are concluding it, there is some problem. So in this context, when we are looking, so obviously when we use this word cautiously optimistic, but on the other side, if you see the... तो ये आप देख रहे हैं, पहले सब लोगों मेहमानों से मुलाकात करवाई नवाज शरीफ ने। ये आप एस जयशंकर, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, अजीत डोवाल, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये वो लम्हा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रायविंड पैलेस पर पहुंचा। कुछ देर में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो शादी के लिए मेहमान आए हुए हैं उन्हें किनारे कर दिया जाएगा और फिर असली बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। ये मौका है जब प्रधानमंत्री रायविंड पैलेस में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ ने उनकी मुलाकात कराई तमाम मेहमानों से। इनमें से कई तो शादी के लिए संभवतः आए होंगे, उनको लगा होगा कि मेहरुनिसा की मेहंदी है, उसके लिए जा रहे हैं। कौन सोचता कि एक सेल्फी खिंचा सकते हैं मोदी के साथ? राहुल, सवाल तो ये पूछना चाहिए कि जब आप बैकग्राउंड शादी है आपका, वहाँ बातचीत कैसे हो सकती है? कैसे सीरियस बातचीत हो सकती है? अगर आप मेहंदी के अवसर पर उनके घर में पहुँचे हैं, उनके कभी आपने सुना है कि किसी के घर में ऐसे पर्सनल शादी के मौके पर सीरियस बातचीत हो इंडिया पाकिस्तान के बारे में? हो ही नहीं सकता। शीलकांत जी, आपको लगता है कि सीरियस बातचीत हो सकती है? क्योंकि बीजेपी कह रही थी, अनिल बलूनी इस वक्त भी हमारे साथ हैं क्या? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये आप महज औपचारिकता ही समझिए, ये ना सोचिए कि सियाचिन पे, सर क्रीक पे किसी बड़े फैसले पर कुछ निकल के आएगा, ना वो मकसद है। नहीं, मुझे भी लगता है कि ये इस वातावरण में उस तरह की बातचीत का कुछ सटीक नहीं लगती वो। अब जो प्रधानमंत्री के साथ उनका डेलीगेशन गया, बिकॉज सब साथ में लौट रहे हैं रूस से,
पर मैं पाकिस्तानी तरफ से कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। जो अब तस्वीरें आ रही हैं उसमें नवाज शरीफ साहब तो हैं, लेकिन उनके जो ऑफिशियल्स या उनके मिनिस्टर्स वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं इसमें कहीं, क्योंकि शादी के माहौल शादी का माहौल है, तो शादी की तैयारियां घर पे चल रही हैं। वी शुड टेक इट एज सच, मतलब लेकिन नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम शरीफ, जिनकी बेटी मेहरुनिसा की ये मेहंदी है, वो वहां पर थी हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल इस वक्त क्या कह रहे हैं। And obviously it seems, or rather a lot of people believe that there is some sort of a bureaucratic pressure on that part, so that's why Pakistan वही है, और वो कांग्रेस कहते हैं एम्बेरस्ड हैं हम, मतलब मुल्क एम्बेरस्ड। कुलदीप साहब, आपको पता है अभी पिछले 2 हफ्ते पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक बात हो रही थी कि भारत से कोई बायलैटरल क्रिकेट सीरीज हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे होनी थी। इस मुलाकात के मुकाबले में वो तो एक बहुत छोटी सी बात लगती थी, लेकिन वहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने गो अहेड नहीं दिया बीसीसीआई को कि आप जाएं खेलें न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान के साथ। ये 1 हफ्ते पहले की बात है, हम वेट करते रहे कि वहां से कोई पॉजिटिव शायद रिस्पांस आ जाए, नहीं आया। लेकिन ये बात उसके सामने बहुत बड़ी लगती है कि लाहौर खुद पहुंच गए मोदी साहब। हाँ जी, अब इसका असर क्रिकेट सीरीज पे भी पड़ेगा, लेकिन ये मोदी का अपना ही फैसला है, उसने इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि जो बाकी मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई स्ट्रक्चर्ड था, जैसे कोई अब कह रहे हैं लोग। मेरा ख्याल है कि मोदी का अपना फैसला था और उसने एक इनिशिएटिव लिया कि बात खत्म करो, हो गया शुरू। ठीक है कुलदीप साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा आप, और हम नाज़रीन को अपनी स्क्रीन पे वो केक भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह भी है। तो ये वो केक आप देख सकते हैं कि जो उनकी सालगिरह की तकरीब के लिए लाया गया है, और इस पे इससे ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ये जो केक है वो वज़ीर आज़म बताइए, मियां नवाज शरीफ, मनमोहन सिंह ने तो केवल बिरयानी खिलाई थी नवाज शरीफ को, यहाँ पर तो क्रिसमस का केक खाएंगे, जन्मदिन का केक खा के आएंगे नरेंद्र मोदी। देखिए, इतिहास गवाह होगा कि या तो ये बहुत बड़ी एक मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री की जनरल मेहता, या फिर लोग अगर ये गड़बड़ हुआ तो लोग कहेंगे कि डिप्लोमेसी की डी इन्हें नहीं आती, और बहुत बड़ी ये भूल भी साबित हो सकती है। दुरुस्त बात है, क्योंकि इसमें रिस्क एलिमेंट इतना गहरा है कि अब आगे डिप्लोमेसी जैसे में वीरेंद्र सहवाग बैटिंग किया करते थे, वैसे नरेंद्र मोदी डिप्लोमेसी करते हैं। चल गया तो बड़ा दूर तक जाएगा, नहीं चला तो देखिए, ये देखिए केक। वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान में 300 रन बनाए थे। हाँ, बेशक मुल्तान में उनकी इनिंग्स हमें याद है। उनको किंग ऑफ ये है मुल्तान कहते हैं। जन्मदिन का केक। कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा मौका आएगा जब पाकिस्तानी वायुसेना के विमान पर भारत के प्रधानमंत्री सफर करेंगे और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर पहुंचेंगे, उनकी पोती की शादी में वो शरीक होंगे। जो हम देख रहे हैं वो अद्भुत है, ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड, अनूठा। लेकिन ये गलती है या फिर मास्टर स्ट्रोक, ये तो कुछ वक्त के बाद ही हमें पता चलेगा। फिलहाल तो केवल यही कह सकते हैं कि बहुत साहसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और कोई भी पीएम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था। शीलकांत जी, अगर दोनों की बॉडी लैंग्वेज पर जिक्र करें तो बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही है? दोनों की बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड लग रही है। रिलैक्स्ड, हाँ, दोनों में कहीं भी तनाव नजर नहीं आ रहा है। इसी को देख के मैं कह रहा हूँ कि ये जो किया जा रहा है, इससे न केवल मोदी जी तो खैर प्रधानमंत्री हैं भारत के, और उनके पीछे मेजॉरिटी है, और उनके पीछे कोई वैसा कोई संस्थागत प्रेशर नहीं है, पर नवाज शरीफ के बार बार जब पाकिस्तान का चैनल हम ऊंचा करते हैं तब तक वो कहते हैं कि मोदी पर बहुत प्रेशर है हिंदुस्तान में। वो तो कहेंगे, चलिए उनको कुछ तो आपको कहना दीजिए, कुछ तो वो कहेंगे। लेकिन नवाज शरीफ जो हैं उनके पीछे उनको फौज से भी है, और तो इसलिए उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा सहज दिख रहा है। तो वो जो बात कही गई वो सही है कि दोनों काफ़ी नेचुरल दिख रहे हैं। रीता बहुगुना जोशी ये तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के लोग तो यही कहेंगे कि मोदी ने, ये मनमोहन सिंह ने तो केवल बिरयानी खिलाई थी हैदराबाद हाउस में, उस पर इतना बवाल हुआ। लगता है कि नरेंद्र मोदी तो नवाज शरीफ के साथ केक खा के आएंगे। नहीं, देखिए, कांग्रेस का कहना यह है कि वार्ता अपने पड़ोसियों से आवश्यक है, वार्ता टूटनी नहीं चाहिए, पर व्यक्तिगत दोस्ती में और राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच वार्ता में, वो भी कूटनीतिक वार्ता में बड़ा अंतर है। अब मोदी जी केक खा रहे हैं, मेहंदी में गए हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, उनकी माता जी से मिल रहे हैं, और जैसा अभी देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रमुख लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। हेलो, सकते हैं आपको, बोलते रहिए रीता जी।
तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की ओर से लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके मतलब ये प्योरली व्यक्तिगत विजिट है। अब मोदी जी की व्यक्तिगत छवि क्या होती है उसकी तो अलग चर्चा हो, लेकिन उससे राष्ट्र को क्या लाभ होगा, भारत को क्या लाभ होगा। अभी पाकिस्तान ने कहना शुरू कर दिया मोदी पे दबाव है, इसलिए मोदी यहाँ हैं, हमारी मजबूरी है, हम प्रेशर में हैं और हम कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। अगर कश्मीर को लेकर वार्ता होगी तब ठीक है। जिस तरह का वहां से अब इस समय कमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे राष्ट्र की छवि को तो बेहतर बनाने वाली नहीं है। तो व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत दोस्ती एक तरफ, राष्ट्रों के संबंध दूसरी ओर, भारत क्या गेन करेगा, हमें क्या मिलेगा, इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता रीता जी सोचते रहिए, कल दाऊद का जन्मदिन है, आप बताइए, और वो लैंड क्रूजर दे रहे हैं उसको बुलेट प्रूफ, और हम लोग कह रहे हैं कि हमारी दोस्ती। भाई नवाज शरीफ पूरी तरीके से विपक्ष के नेता के तौर पे इस वक्त कह रही हैं, अगर मनमोहन सिंह ने यही किया होता क्या गलत कह रही हूं, मुझे बताइए क्या गलत। सुनिए, अगर मनमोहन सिंह ने ये किया होता तो आप तारीफ करते उनकी, आप तारीफ करते कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे हैं। कभी ये नहीं करते, वो कभी ऐसा नहीं करते। निमंत्रण आता, उस पर विचार होता, भाई एडवाइस ली जाती अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की, डिप्लोमेट्स की, पूछा जाता भाई जाना चाहिए नहीं जाना। ये गंभीर विषय है। 2 दिन पहले आपका सदन समाप्त हुआ, पार्लियामेंट खत्म हुई, और देखिए भारत में जो इनकी समस्याएं हैं उससे दृष्टि हटाने के लिए हो सकता है। आपको लगता है कि क्योंकि डीडीसीए में अरुण जेटली गिरे हुए थे, सरकार दबाव में थी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान बटोरने की कोशिश है, लोगों का ध्यान किनारे हो? निश्चित रूप से वो नहीं चाहते कि देश अपने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे किसान के हों, चाहे अर्थव्यवस्था के हों, चाहे भ्रष्टाचार के हों, चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पीडीएस का घोटाला है, जेटली जी का मामला हो या वसुंधरा जी का हो, यानी भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें हो रही। अब लाभ क्या मिलेगा? हम तो चाहते हैं वार्ता हो, पर इससे क्या लाभ मिलना है? एक भी डिप्लोमेट उनके तरफ से नहीं है, एक भी उनका मिनिस्टर नहीं है, एक भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति नहीं है, और हम चले गए वहां पर मेहंदी की सेरेमनी में। तो व्यक्तिगत रूप में तो अच्छा लगता है कि भाई व्यक्तिगत रिश्ते, पर राष्ट्र को क्या लाभ मिलना है, राष्ट्र को उससे क्या मिलने वाला है, ये वक्त बताएगा। हम भी प्रतीक्षा करेंगे कि इसका फॉल आउट क्या होता है। लेकिन कम से कम जो बर्फ पिघली हुई थी दोनों देशों के रिश्तों में, शिलकान जी, जो बर्फ जमी हुई थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने की, पिघलाने की कोशिश तो ये है। जी हाँ, क्योंकि वरना इतना टेंशन अगर दोनों देशों के बीच में हो जाए तो कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो इस परिस्थिति बहुत तेजी से काबू के बाहर निकल सकती है। नहीं, और आप ये देखिए जो वस्तु स्थिति है वो तो है, अगर नहीं जाते तो क्या बदल जाती वो स्थिति? बेशक। तो गए हैं तो थोड़ी शायद बदल जाए, लेकिन अगर नहीं जाते तो निश्चित है नहीं बदलती। बेशक। तो उसको अगर आप ऑब्जेक्टिविटी के दृष्टि से देखें तो इस तरह के प्रयासों को उनके परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। और मैं तो खैर एज ए डिप्लोमेट आई फील कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है और अनप्रेसिडेंटेड है, पर ये अच्छा हो यही हम लोग होप करेंगे, बिकॉज कई दिनों से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं था। और जिस स्पीड से ये आगे बढ़ा है, 30 नवंबर को पेरिस में बातचीत होती है और 4 दिसंबर को आप बैंकॉक में मिल रहे हो, 6 दिसंबर सुषमा इस्लामाबाद में हैं और 25 दिसंबर हमारे प्रधानमंत्री उनके घर में हैं। इस रफ्तार से कभी भी नहीं, ऐतिहासिक। क्या शिलकान जी ये डिप्लोमेटिकली इसको भूल कहेंगे या नासमझी कहेंगे कि इतनी तेजी से आप चीजों को आगे बढ़ा रहे बगैर देखे कि हमारे कदमों का कोई रिटर्न भी मिलेगा कि नहीं? नहीं, देखिए इसको आप समझ लीजिए एक तरह से ही इज क्लोजिंग द सर्किल। ही स्टार्टेड इन पेरिस, पेरिस में साथ में मुलाकात हुई, बेशक। फिर बैंकॉक में सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव के बीच में लंबी बातचीत हुई, 4 घंटे बातचीत हुई। उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया। उसके बाद हमारी विदेश मंत्री गई पाकिस्तान, वहाँ उनका अच्छा खैर मकदम हुआ, उनसे बातचीत हुई उनके विदेश मंत्री से। तो अब वापस फिर ये सब मिला के मोदी जी और नवाज शरीफ दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। तो देखें वो जायजा ले सकते हैं कि इतने दिनों में जो कुछ हुआ उसका क्या हुआ। तो एक तरह से नहीं, पर हुआ क्या, ये तो मेरा सवाल है। तो वो तो बताएंगे मेहता जी कि अब तक तो कुछ निकला नहीं। जितनी तेजी से गोलियां बरसाने की बात करने से हम केक खाने तक बढ़ रहे हैं,
निकला क्या है? अभी यही तो इसकी स्पेक्टेक्युलर इसको कह रहे हैं कि इतनी रफ्तार, तेज रफ्तार से जो बढ़ा, अब आगे देखना पड़ेगा कि जनवरी में जब विदेश सचिव मिलते हैं तो किस तरीके से ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, इसको नया नाम दिया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग के क्या पहलू होंगे, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल, ये तो अभी शुरुआत, इब्तदाई आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि आप लोग क्यों नहीं इसका स्वागत कर रहे, लेकिन स्वागत न करने की वजह यह भी है कि जब जब हिंदुस्तान ने पहल की है तब या तो करगिल हुआ है या मुंबई, तो इस वजह से बहुत फूक कर चलने की जरूरत है। श्रीकांत जी, ज्यादा भावनाओं में बह नहीं सकते, ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकते। भावना में कोई हर्ज नहीं, आप भावना कुछ नहीं होगा। आपने जो आशाएं किए उन पे कुठाराघात हुआ, पर आपका कुछ नहीं होगा उससे, अगर आपने मुस्तैदी अपनी कायम रखी। पर अगर आप सोचने लगे कि चूंकि प्रधानमंत्री वहां चले गए हैं शादी में, तो अब आप चैन की बंसी बजाइए, तो ये तो इससे ज्यादा बेवकूफ़ी की बात नहीं होगी। तो राष्ट्र इतना बड़ा है, उसको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। ये तो कोशिश है, डिप्लोमेटिक कोशिश, उस पर आप सारी चीज़ लाद दो। ये जो बिल्कुल छोटी सी शुरुआत है, इस पर सारी चीज़ लाद दो। तो एक पुराना, मतलब मैं बात को हल्की नहीं करना चाहता, लेकिन एक बहुत पुराना एक गीत है कि जरा सी जान सर पे 7 आसमान धर दिए। तो ये है, मतलब अभी शुरुआती हुई है, उस पर सारे के सारे आप अपेक्षाएं लाद रहे हैं, तो वो तो जरा ज़्यादा है। नहीं, पर ऐसे वक्त पर जब परिस्थितियां बदल सकती हैं, श्रीनगर में हमें बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी हमले की कोशिश को नासाज किया गया, उसको नाकाम किया गया, तो ऐसे में जब स्थिति कभी भी बदल सकती है, क्या इतना बड़ा खतरा लेना, क्या ये सही फैसला है जनरल मेहता आपके हिसाब से? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव लिया गया है ये दुरुस्त लिया गया है, लेकिन इसमें बहुत बेइंतहा रिस्क है, और रिस्क ये है कि इससे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि देखिए ये तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कमाल कर दिया है, ये कहाँ से कहाँ 10 दिन के अंदर पूरा रूपरेखा बदल दिया भारत पाकिस्तान का, वो तो उनके घर में पहुँच गए हैं, और कल कश्मीर में कुछ हो गया। पर ये आपकी अच्छी बात है, और यही सवाल मैं रीता बहुगुणा जोशी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ने गवाया कुछ नहीं, जो श्रीकांत जी भी बात कर रहे हैं कि एक कोशिश है दोस्ती की, एक कोशिश है चीजों को बेहतर करने की, अगर नहीं चली तो नरेंद्र मोदी कह सकते हैं हमने तो पूरी कोशिश की, हम तो आपके घर तक गए, अब आपने अगर आतंकवादी हमला किया तो हम अब हमारा रिस्पॉन्स देखिए। हिंदुस्तान ने गवाया कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए जो हमारे हजारों लाखों सैनिक बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो लड़ते हैं, अपनी जिंदगी से खेलते हैं, जब इस तरह के अवसर होते हैं तो उन पे उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव उन पे क्या पड़ता है, इस पर भी तो हमें विचार करना चाहिए कि हम कोई कदम उठाएं तो उस कदम में हमारी छवि क्या बने, ये अलग माने हैं, देश को क्या लाभ मिले, ये अलग बात है। पर जो हमारे देश के रक्षक हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, उनके ऊपर, सेना पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना बहुत आवश्यक है। इतनी विषम परिस्थितियों में वो बेचारे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं रीता जी, मुझे मालूम नहीं कि आप सरहद कितनी दफा गई हैं, लेकिन मैंने अपने रिपोर्टिंग करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नियंत्रण रेखा पर बिताया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सरहद पर जितने भी जवान हैं जो तैनात हैं, वो जंग के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमेशा जनरल मेहता आप इत्तेफाक रखेंगे इससे, उम्मीद करते हैं कि अमन हो, उम्मीद करते हैं कि सियाचिन की जो बर्फीली चोटियां हैं उन्हें वहां पर डिप्लॉय ना होना पड़े, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी जगहों पे रहें जहां इंसान रहते हैं, ऐसी जगहों पे नहीं जहां पर किसी के लिए भी रहना बहुत मुश्किल है। तो फौज भी स्वागत करेगी अमन की कोशिश। और ये भी बात दुरुस्त है कि सियाचिन का मामला, जिसका समझौता बहुत करीब था, वो हमारी फौज ने उसको रोक दिया, क्योंकि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि वही बात फिर लौट आती है, लाहौर के बाद कारगिल के बाद 26 11, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान का कभी भरोसा हो ही नहीं सकता। और जैसे वो कह रही हैं कि मनोबल सिपाहियों के हम लोग समझते हैं, अफसर लोग समझते हैं, लेकिन ये जवान जो पिकेट्स पर है, सियाचिन पर है, वो इन बातों को, इतने पेचीदा बातों को नहीं समझ पाते। और इसलिए ये जो रिस्क है, ये पीस प्रोसेस, ये अपने रिश्तों को ठीक करने का एक पहलू है,
और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस में ये तो होता ही रहता है, इसके बिना तो कभी रिलेशन आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ओवरऑल ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में लोग इसको एक प्राइवेट विजिट का दर्जा दे रहे हैं कि एक प्राइवेट विजिट है। क्या इसको प्राइवेट ही माना जाए, या आपको लगता है जब ऐसे माहौल में दोनों देशों के वजीर आज़मों की मुलाकात हो रही है तो प्राइवेट नहीं, चर्चा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की ही होगी? तो वो अनौपचारिक हम लोग भी कह रहे हैं, और अनौपचारिक और प्राइवेट में जो भेद है बहुत थोड़ा सा ही है। हम लोग भी इसको फॉर्मल विजिट नहीं मान रहे हैं ये तो। और जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्होंने बधाई दी जन्मदिन पे, उन्होंने कहा आप आ जाओ, तो अच्छा हम आ जाते हैं। और इस तरह से जो कुछ हुआ ये तो एक तरह का सूत्र बन रहा है, एक जुड़ रहा है, और इससे कुछ बन जाए बात तो अच्छी है, लेकिन प्राइवेट और अनौपचारिक में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में आपके हिसाब से अजीत डोभाल की, जयशंकर साहब की, जो प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी सहयोगी हैं, जिनके साथ वो काम किया करते हैं, उनकी क्या सोच रही होगी? क्या इनपुट्स वो दे रहे होंगे प्रधानमंत्री को नवाज शरीफ से इस मुलाकात के पहले, कि क्या उम्मीद करनी चाहिए कि निकलेगा क्या इससे? अब देखिए, इस स्थिति को आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री मॉस्को से चले हैं तो उनके साथ उनकी जो फॉरेन पॉलिसी टीम है वो सब लोग हैं काबुल में। जयशंकर जी हैं, नहीं अब इस वक्त तो उनके साथ हैं लाहौर में। तो पूरे हवाई जहाज में और पूरे टाइम दे हैव टुगेदर, वो मतलब सोच सकते हैं। और नवाज शरीफ के साथ भी इस्लामाबाद में और लाहौर में उनके भी साथी हैं, उनके भी जो सहयोगी हैं और अधिकारी हैं उनके साथ हैं। तो दोनों सोच समझ के ही मिल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने। पर जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि भाई इस समय अनौपचारिक है, इस समय प्राइवेट है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि इसका ज़्यादा उसको ब्रिटल है ना, सिचुएशन बड़ी ब्रिटल है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो डिप्लोमेसी का एक दरकार ये भी होती है कि जो कुछ आप बनाते हैं वो शुरू में बड़ा भंगुर सा होता है, वो ज़रा से बिखर सकता है, तो उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो दोनों की तरफ से ये कोशिश है कि देखो भाई अभी अच्छा बोलो, तो ये तो मुझे लगता है सही चीज़ है। कांग्रेस पार्टी के संजय निरुपम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, ये केक खाने की तैयारी चल रही है, मेहंदी में प्रधानमंत्री मोदी शरीक हो रहे हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि काश हमारे प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही किया होता जब मौका था। तो संजय जी, हाँ, क्या सवाल है, फिर से मैं कह रहा हूं कि क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि पीएम मोदी ने जो साहस दिखाया है, शायद अगर पहले मनमोहन सिंह ने भी वही साहस दिखाया होता तो शायद अच्छा होता? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें साहस जैसी कोई बात है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता। क्या पाकिस्तान का भारत के प्रति जो रवैया है उसमें कोई बदलाव आया है? मोदी जी को जब टाइम मिलता है जाके नवाज शरीफ से मिलते हैं, हाथ मिलाते, पता नहीं इतना क्यों व्याकुल और बेचैन है वो। मुद्दा यह है कि पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमारे देश में पाकिस्तान के तरफ से जो घुसपैठ होती है उसमें लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है, लगभग 900 से ज्यादा क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, और तमाम जो आतंकवादियों की गतिविधियां उसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री व्याकुल और बेचैन है नवाज शरीफ से मिलने के लिए, बात करने के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातचीत का कोई स्ट्रक्चर तो होगा, कोई डायरेक्शन तो होगा, कोई दिशा तो होगी। रही आप मेरे साथ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे को खबर मिली है कि हिंदुस्तान के जो एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान में, अमर सिन्हा, उन्होंने कहा है कि हामिद करजाई, अफगानिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जब उनकी आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काबुल में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। लेकिन ये आप अफगानिस्तान के संदर्भ में कह सकते हैं, पाकिस्तान के संदर्भ में नहीं कह सकते। बाकी हुर्रियत के नेता बातचीत का स्वागत करते हुए उम्मीद जताते हुए कि कश्मीर का कोई रास्ता इस बातचीत में निकल के आएगा। केसी सिंह, जाने माने डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनरल शंकर प्रसाद, सेना के पूर्व जनरल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो रायविंड में मुलाकात हो रही है, क्या आपको लगता है कि कुछ ठोस निकल के आएगा इस बातचीत में, या केवल केक खा के मोदी वापस आ जाएंगे हिंदुस्तान? देखिए, जब प्रधानमंत्री स्तर पर बातचीत होती है तो एक प्रोसेस होती है, आपको देखना पड़ता है उससे पहले क्या हुआ, उस समय क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। ये जो प्रोसेस चली है, ये चली है जब दोनों प्रधानमंत्री पेरिस में मिले। हमें एक झलकी मिली कि मोदी जी जाके उनके पास बैठे, नवाज शरीफ के पास कुछ बात की। उसके बाद एनएसएस की मीटिंग हुई। एनएसएस की मीटिंग में से ये निकल के आया कि पहले पैरे में कहा एनएस से बात करेंगे आतंकवाद पर,
फॉरेन सेक्रेटरी बात करेंगे कि जो वो कॉम्पोजिट डायलॉग था उसको नई शक्ल दे दी, नया नाम दे दिया, कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग पे करेंगे, उसमें कश्मीर और दूसरे मुद्दे आ गए। हालांकि वो तकरीबन सारे वही मुद्दे हैं जो पुराने कॉम्पोजिट डायलॉग में थे, थोड़ा मोटा उनको अदल बदल की है। अब उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान जाती हैं। अब अगर एक प्रोसेस चल रहा है, एनएसएस की मीटिंग से निकल के आया है कि अभी फॉरेन सेक्रेटरीज ने गाड़ी को लाइन पे लगाना है कि कॉम्पोजिट डायलॉग या नया कॉम्प्रहेंसिव डायलॉग कैसे चलेगा, तो इसमें प्रधानमंत्रियों का रोल क्या आता है? उनका रोल तो आ गया पेरिस में। सो इसलिए मैं इसको उसके साथ नहीं जोड़ता, ये कुछ निकालने के लिए नहीं है, ये इसमें थोड़ा थिएटर है, थोड़ी ठीक है आपस में वार्मथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये मुद्दा तो कभी था ही नहीं कि नवाज शरीफ के साथ हिंदुस्तान के जो लीडर हैं वो जब भी कैसे डालेंगे। नवाज शरीफ तो तैयार ही रहते हैं। मुद्दा तो ये था क्या फौज उनके साथ है, क्या वो आतंकवादियों को रोक सकते हैं, क्या उनके भाई जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब में वो हमारे जैश मोहम्मद को या लश्कर तैयबा को काबू में कई अहम सवाल आपने पूछे, तो उनके जवाब में नलिन कोहली से लेना चाहता हूं। सुषमा स्वराज ने बीजेपी के प्रवक्ताओं की ब्रीफिंग की, क्या बताया गया आपको विदेश मंत्री द्वारा? नलिन, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, शादी पर जाएंगे, इतनी सारी चीजों की प्लानिंग कब हुई? मैं तो पहली बात एक स्पष्ट कर दूं, मैं उस मीटिंग में जा नहीं पाया। आपके टीवी अलग अलग चैनलों पे रहने के कारण मैंने उस पहले प्रायर कमिटमेंट किया, लेकिन मेरे कॉलीग्स जो गए थे उनसे जानकारी मिल गई जी। ब्रॉडली जो हम बातें टीवी पे कह रहे हैं वो वही है। ये दिस सर्टेनली सीम्स टू बी वन ऑफ दोस सडन डिसीजंस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने फोन किया और नवाज शरीफ साहब ने कहा आप यहां से होते हुए क्यों नहीं जाते, और 5-7 मिनट के अंदर में ये तय कर लिया। पर इसको लोग थोड़ा मुझे लगता है कंफ्यूज करें। मैं केसी सिंह साहब के साथ सहमत हूं। उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कहा है ना कि पहले आप पेरिस में देखिए, फिर आप बैंकॉक देखिए, सुषमा जी कहीं, तो पेस हैज पिक्ड अप। एक प्रयास है, प्रयास में कहीं ना कहीं ये विजिट जो है इट एड्स टू इट, इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दैट आर टेकिंग प्लेस आल्सो इन अ सस्टेन्ड मैनर ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। कहीं और इसमें से आउटकम क्या होगा? मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान स्टोरी में आउटकम्स को तुरंत ना देखना चाहिए। इट्स एफर्ट टू ट्राई टू ब्रिंग इट बैक ऑन ट्रैक। अब इसमें से निकलेगा क्या ये तो समय बताएगा। हमारी चिंताएं हमेशा वही रही हैं, और अभी केसी सिंह साहब वो पॉइंट आउट कर रहे थे, वो चिंताएं जायज है, लेकिन क्या हम बातचीत का एक प्रयास कई ना लोग करें? जो विदेश मामलों को बहुत बारीकी से जानते हैं नलिन, वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी में कुछ भी एकाएक नहीं होता, चीजों को बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया जाता है ताकि जब दो नेताओं की बातचीत हो तो दिखाने को कुछ हो। एकाएक जब आप शादी में पहुंच जाओ तो कुछ निकलेगा नहीं, और अगर आगे चलकर 26/11 हो जाए, या पिछली दफा वाजपेयी जी गए थे करगिल हो गया, मनमोहन सिंह ने कोशिश की तो मुंबई हो गया, पार्लियामेंट का अटैक उससे पहले हो गया, तो क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से दगा नहीं होगा नलिन? कोई गारंटी है ही नहीं। जिंदगी में तो वैसे भी किसी चीज की गारंटी नहीं है राहुल जी। और इंडिया पाकिस्तान स्टोरी में तो हमारी दिक्कतें ज्यादा रही हैं, खुशियां कम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में गारंटी की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। जहां तक हम लोग इस बात को देखें कि ये प्लानिंग के साथ वो भी सही है, समिट लेवल मीटिंग्स हो या स्ट्रक्चर्ड जहां मीटिंग्स होती हैं, बहुत प्रेपरेशन एडवांस में होता है, उसके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, सिंह साहब उनमें से एक रह चुके हैं। तो इसको मैं उस रूप से देखता नहीं हूं। मुझे लगता है कि हाँ, अगर हुआ भी है ये प्लान, वेरी लास्ट मिनट भी अगर प्लान हुआ है तो इट ओनली एड्स टू इट, ये कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं करता है। चलिए मैं यही सवाल जनरल शंकर प्रसाद से पूछता हूं कि नलिन कोहली कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास गंवाने को कुछ नहीं, मीटिंग की उम्मीद है, फायदा हमें मिल सकता है, हो सकता है कि ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं है। जनरल शंकर प्रसाद आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए राहुल जी, अभी तक पिछली सरकारें 10 साढ़े 10 साल से बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रही हैं, ये सबको मालूम है। इसमें हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन सर्विस के लोग थे, जर्नलिस्ट थे, और कई ये लोग बैक चैनल डिप्लोमेसी करते थे, कभी दुबई में, कभी बैंकॉक में, कभी सिंगापुर में, कभी कहीं। इस बैक चैनल डिप्लोमेसी से आज तक कुछ नहीं निकला। अब जो मुझे लग रहा है, मैं इसको कहूँगा, चाहे रिकग्नाइज वर्ड ना हो, अब हम चाह रहे हैं शायद हेड ऑन डिप्लोमेसी। हेड ऑन डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से नवाज शरीफ को निमंत्रित किया अपने सेरेमनी पे, उसके बाद कई एक मुलाकातें हुई, लास्ट पेरिस में हुई, उससे पहले उफा में हुई। अब हमारी फॉरेन मिनिस्टर गई थी पाकिस्तान, दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज मिल चुके हैं।
सब असलियत यह है कि जब भी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की, चाहे उफा के बाद चाहे उससे पहले, जबकि हुर्रियत को बीच में ले आए तो बातें कैंसिल हो गई, मीडिया को उसमें काफी हाथ था। बेशक अब लग रहा है कि हेड ऑन डिप्लोमेसी में मीडिया को अलग रखा जा रहा है। ये कहिए कि एक तरह से नई स्ट्रैटेजी निकाली गई है। अब देखना ये, केसी सिंह साहब ने बड़ा अच्छा कहा और किसी और ने भी कहा शायद, कि हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नवाज शरीफ सिविलियन गवर्नमेंट मे बी ऑन बोर्ड, पर उनकी मिलिट्री आजकल चुपचाप बैठी है, उनकी मिलिट्री की तरफ से कोई इस तरह कमेंट नहीं आया। चलिए नलिन कोहली से ये सवाल पूछते हैं महीना डेढ़ कि महीना पाकिस्तानी सेना हमेशा दोस्ती में रोड़ा अटकाया। पाकिस्तानी सेना ने, नवाज शरीफ तो पहले भी अमन पसंद थे, अब भी अमन पसंद है, क्या गारंटी है कि जो दूसरा शरीफ है पाकिस्तान का, जो ज्यादा अहम शरीफ है, जो ज्यादा वैसे शरीफ है नहीं, बदमाशी ज्यादा क्या करता है, क्या गारंटी है कि वो शरीफ ही रहेगा और फिर से बदमाशी नहीं करेगा? राहुल, इसमें एक बात देखिए, आप नलिन से पूछता हूं, मैं लौट रहा हूं आपके जनरल साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नलिन से मैं सुनना चाहता हूं पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। पाकिस्तान को लेके जो चिंताएं हमारी रहती हैं वो लगातार वही हैं, और कई इस पे विशेषज्ञ पॉइंट करते हैं कि पाकिस्तान में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक आर्मी है, सिविलियन गवर्नमेंट एक फैक्टर है, आईएसआई को भी कई लोग इंडिपेंडेंटली देखते हैं क्योंकि उसके इंटरेस्ट उससे आर्मी से कई बार अलग भी होते हैं, और फिर मिलिटेंट्स की बात हुई जिसको पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं, तो ये तो एक हमारा ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है, तो इसको फैक्ट को सामने रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको थोड़ी ना भुलाया जा सकता है। और जहां तक हम लोग, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, भारत सरकार मोदी जी की नीति क्या है, प्रयास करनी चाहिए, इनोवेटिव कदम उठाने चाहिए। नलिन रुकिए हमारे साथ, ये अर्थ नहीं है कि हमारी जो चिंताएं उसको भूल जाए। शफकत सईद पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। शफकत साहब, स्वागत है आपका। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान में जितने भी मीडिया चैनल हैं उन्हें लग रहा है कि चूंकि मोदी साहब बिहार में चुनाव हार गए, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की नीति को लेकर यू टर्न कर दिया। हिंदुस्तान में तो लोग उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जाने की जरूरत थी पाकिस्तान। आप इस यात्रा को किस नजर से देख रहे हैं? लेकिन ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि कोई ये बोले कि बिहार में इलेक्शन हारने की वजह से मोदी साहब ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जब भी कोई दुरुस्त काम किया जाए वो बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम बोलें कि जी उन्होंने डर के किया है या मार खा के किया या हार के किया, ये गलत बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। दुरुस्त काम किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर होगा बल्कि हिंदुस्तान के अपने के लिए बहुत बेहतर है, और पूरे बड़े सगीर के लिए बहुत बेहतर चीज़ है कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन आ जाए। और मोदी साहब ने यकीनन नवाज शरीफ साहब को बुलाया था, लेकिन आपको ये भी पता नहीं होगा या पता है पता नहीं कि नवाज शरीफ साहब पहले फॉरेन हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद दी थी इलेक्शन जीतने की। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ममालिक करीब आएंगे। ये मैं विजिट नहीं कहूँगा, मोदी साहब का ये विजिट नहीं है बल्कि स्टॉप ओवर है। स्टॉप ओवर में और विजिट में बहुत फ़र्क है। विजिट होगा और ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट विल गो लॉन्ग वे, बड़ा फायदा होगा। संजय निरुपम, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का हिंदुस्तान में भी स्वागत हो रहा है, पाकिस्तान में भी स्वागत हो रहा है। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। आपको भी स्वागत करना चाहिए कि चलिए दोस्ती का एक कदम है, देखते हैं निकलता क्या है। लेकिन कांग्रेस ही क्रिसमस के स्पिरिट में नहीं नजर आ रही है। देखिए, हमें भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अगर कोई सुधार आता है तो सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस पार्टी को होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस प्रकार के स्टॉप ओवर से क्या कुछ फायदा होने जा रहा है। अभी आप पाकिस्तान के मिलिट्री के बारे में बात कर रहे थे, क्या पाकिस्तान के मिलिट्री ने अपना पूरा रवैया भारत को लेकर के बदला है क्या? क्या जो बॉर्डर पर जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है वो कम हुआ है क्या? क्या राहिल शरीफ सुधरे हैं क्या? क्या राहिल शरीफ इनके कंट्रोल में है क्या? नवाज शरीफ का कितना नियंत्रण है पाकिस्तान के बाकी महकमों के ऊपर? क्या आईएसआई को वो कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आतंकवादी तो चलो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से बाहर के लोग हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का नवाज शरीफ के जन्मदिन पे जाना मानवीयता के दृष्टिकोण से, सामाजिकता के दृष्टिकोण से, सभ्यता के दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कूटनीति के दृष्टिकोण से देखें, भारत पाकिस्तान के संबंधों के दृष्टिकोण से देखें, तो मुझे नहीं लगता कुछ लाभ होने वाला है। हाँ, इस पे अगर कोई खुशी मनाना चाहता है खुशी मनाए, लेकिन हम एक तार्किक तौर पे बात रख रहे कि इससे निकल के क्या आएगा। केसी सिंह साहब, आपका डिप्लोमेसी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है, क्या आपको लगता है कि और प्लानिंग के साथ जाना चाहिए था? ऐसे एकाएक जब प्लान बन जाता है तो टीवी पे तो बड़ा जबरदस्त दिखता है, सुर्खियां भी खूब बनती हैं दुनिया भर में, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे में गड़बड़ी की भी संभावना सबसे ज्यादा है? क्या ज्यादा प्लानिंग के साथ इस सिचुएशन को अप्रोच करते तो बेहतर होता?
राहुल जरा मुझे देखिए, मैं ये नहीं मानता कि आज सुबह ही ये तय हुआ होगा, इसमें कुछ प्लानिंग तो होगी, क्योंकि ये कि उनका जन्मदिन है ये तो आज नहीं पता चला, ये तो पहले ही पता होगा कि उनके घर में शादी है, ये भी पहले मालूम होगा। तो इसलिए एक हिंदुस्तान के बिजनेसमैन है, वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। तो इसलिए कई तरह की फोर्सेस हैं, बैक चैनल हैं, कई तरह के चैनल्स हैं जिसके थ्रू एक दूसरे में ताल्लुकात होगा। लेकिन अगर हम सीक्वेंस देखें उसमें ये एक सोशल एक्ट बनता है, लेकिन नेगोशिएशन में इस टाइम प्रधानमंत्रियों का मिलना कुछ तुक नहीं रखता। तो इसलिए मैं ये जानता हूं कि शायद इसलिए डिसाइड किया कि चलो मिल लेते हैं, एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा जिसका एक मैसेज जाएगा पाकिस्तान में कि हम दोस्ती चाहते हैं। अब उसका क्या असर होता है ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा कि कोई उनकी फौज शरारत तो नहीं करती, आतंकवादी कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि लाहौर में 16 साल पहले मैं भी वहीं था, उस टाइम स्पोक्समैन था मिनिस्ट्री का, कि उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। एक जो खतरा है नवाज शरीफ को जफ्फी डालने का, कि जो शक्तियां इसके विरोध में हैं, मैं वही सवाल शफकत सईद साहब से पूछता हूं। शफकत साहब, क्या रहील शरीफ साहब शरीफ ही बनकर रहेंगे या एक बार फिर से बदमाशी करेंगे और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इल्म नहीं है कि बदमाशी का मतलब हिंदी में क्या होता है, लेकिन उर्दू में ये एक बहुत गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज है। इट इज अनडिप्लोमेटिक एंड वेरी इनडिसेंट वर्ड। करगिल में जो हुआ, मुंबई में जो हुआ, उसके लिए तो बदमाशी बहुत कम शब्द है। जिम्मेदार थे भाई। ये तो देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये मिसट्रस्ट पर, अदम एतमाद की बुनियाद पर रहे हैं और हमेशा रहे हैं। और ये अदम एतमाद, ये एतमाद की कमी थी जिसकी वजह से ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनको मौका मिला है पनपने का और बढ़ने का पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और उनका कायम रहना इसी में है कि शफकत साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि क्या पाकिस्तान के थल सेना के अध्यक्ष जनरल रहील शरीफ इस कोशिश का समर्थन करेंगे या नहीं? हमायत करेंगे अगर वो पाकिस्तान की अवाम और बरसगीर के अवाम के लिए कोई अच्छा इकदाम उठाएंगे। तो जब भी कोई अच्छी बात होगी तो आप यकीनन ये देखेंगे कि राहील शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ कंधा जोड़कर खड़े होंगे। नहीं होंगे या हैं और रहेंगे। आप समझिए, आप खफा ना होइए, आप जानिए कि हिंदुस्तान में लोग शक की निगाह से क्यों देखते हैं पाकिस्तान को। क्योंकि 2004 में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे, उससे पहले 98 में करगिल की लड़ाई हुई थी। जब मनमोहन सिंह ने कोशिश की, उसके बाद मुंबई में हमला हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। इसलिए जान लीजिए कि हिंदुस्तान में शक की ही निगाह से देखा जाएगा पाकिस्तान की सेना। काबुल कंधार का हाईजैक हुआ। बस फिर शक पे रहेंगे तो शक में ही रहें, फिर अल्लाह खैर करे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये दोनों लीडर अपने अपने मालिक में बड़ी मजबूत हुकूमत के मालिक हैं, और इस मजबूत हुकूमत के होते हुए इनके पीछे इनको चाहिए कि ये ऐसे इकदाम, आउट ऑफ बॉक्स इकदाम उठाएं जिससे बरसगीर में अमन आए। और अगर ये भी रटी रटाई पुरानी तरीकों पर चले, मिसट्रस्ट कायम रहा और एतमाद ना आया, तो फिर बरसगीर के अवाम बदनसीब है। चलिए, ये सवाल मैं पहले जनरल शंकर प्रसाद से पूछता हूं कि हमारे पाकिस्तान के मेहमान कह रहे हैं कि अगर आपको पाकिस्तान से दोस्ती करनी है तो कुछ हटके ही करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही करना होगा। अगर आप ढर्रे से चलते रहेंगे तो पाकिस्तान के साथ कुछ निकलने वाला नहीं। क्या आप सहमत हैं इससे, जनरल प्रसाद? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से महीना 1.5 महीना पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए थे, उनको वहाँ कुछ किस्म का कोल्ड शोल्डर मिला था। बेशक। उसके बाद उनको शायद वहाँ अमेरिका में कोई नसीहत भी दी गई थी, और उसके बाद जब वो लौटे हैं तब से मैंने उनकी आवाज़ कोई ख़ास सुनी नहीं है किसी मसले पर भी। तो लगता है कि शायद वो कुछ रेन इन हो गए हैं, या तो अमेरिकन के दबाव से या अपने नवाज शरीफ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। शफकत साहब मुस्कुरा रहे हैं, हमारे जनरल कह रहे हैं कि जब गए तो काफ़ी फटकार पड़ी उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट से, डिफेंस डिपार्टमेंट से, पेंटागन से। इस वजह से अब रहील शरीफ कुछ हद तक लाइन पे आए हैं। शफकत साहब, कहूं कि मोदी साहब को अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने और बिहार के इलेक्शन ने लाइन पे लाया है, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मैं ये नहीं कह सकता, मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं टेलीविजन के ऊपर इंडिया के अवाम के सामने इस तरह की बातचीत करूं। शंकर प्रसाद साहब इस तरह बात करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं जिसके बीच में ये बुरा देखते हैं, नीचे देखते हैं, एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में उस वक्त तक हम दोनों ममालिक एक सोच पे, एक लाइन पे आ ही नहीं सकते हैं जब तक हमारा ये बुग़्ज़ रहेगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के साथ हैं।
उनको खाना खिलाया जा रहा है, वेजिटेरियन है। अभी मैं देख रहा था पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जो भी खाने की तैयारियां थी मेहंदी की रस्म के लिए, वो तो उनमें से कुछ तो नरेंद्र मोदी